And welcome back once again in another session of statistics. हम स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मतलब आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को, कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है ये कंसेप्ट कवर कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से एक अच्छे टेबल के फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, हम ये कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। आज जो हमारे पास सेशन रहेगा उसमें हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जो कि थर्ड टाइप थी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। अगर आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाली स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो अगर बहुत ही ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने आपको हिंट दिया था कि हम चित्रों के जरिए, हम डायग्राम्स या पिक्चर्स के जरिए भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जिसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं चेक की हैं तो काइंडली जल्दी से पहले उन्हें जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है और देखते हैं कि इसमें आगे हमें फर्दर और क्या बता रखा है। इट इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग numerical data in the form of diagrams in the most attractive and appealing way। तो मतलब जब हम हमारे न्यूमेरिकल डेटा को डायग्राम्स के जरिए, चित्रों के जरिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अपीलिंग तरीके से पेश करते हैं, मतलब सिंपल सी बात, जब हम सरल इजी मैनर में सुंदर और आकर्षक ढंग से, मतलब देखने वाला जब डायग्राम देखे तो उसे देखते ही इंफॉर्मेशन क्या है वो पता चल जाए, वो डायग्राम को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और डायग्राम को एक तरीके से एनालाइज करने पर मजबूर हो जाए। तो इस तरह से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मीनिंग सा है, ये मीनिंग आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में फर्दर और क्या बता रखा है। देखो, वैसे तो बहुत तरीके की प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ हम दो पॉपुलर्स डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ही ज्यादा फेमस या पॉपुलर हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, हम वो दो डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैंने सिर्फ आज एक बार डायग्राम को ही कवर किया है। पाई या सर्कुलर डायग्राम के लिए, या हम जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं, उसे कवर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो कवर करूंगी। यहां पर आज हमने सिर्फ बार डायग्राम्स को डिस्कस किया है कि बार डायग्राम्स क्या होती हैं, यानी कि दंड आरेख जिन्हें बोला जाता है। तो ये दंड आरेख क्या होती हैं, देखिए, बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स in which data is presented in the form of bars और rectangles। देखो, रेक्टेंगल शेप कौन सी होती है वो आपको पता है, किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है ना, रेक्टेंगुलर शेप। तो सिंपल सी बात कि एक इस तरह का प्रेजेंटेशन जिसमें हम हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट या फिगर को बार्स या रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरह की शेप की फॉर्म में, हम दंड की शेप फॉर्म में, या जिसे हम रेक्टेंगल को हिंदी में आयत आकार भी बोलते हैं, तो जब हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो उसे बार डायग्राम बोला जाता है। तो देखते हैं कि अब हमें आगे फर्दर जो ये आयत आकार वाले यानी कि रेक्टेंगुलर शेप वाली ये जो बार डायग्राम्स होती हैं, इनके हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स बता रखे हैं। देखो, नंबर 1 फीचर जो है वो क्या है, द लेंथ ऑफ द बार चेंजेस एज पर दी वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल। अब आपको वेरिएबल का मतलब पता है कि क्या होता है, हम ये कंसेप्ट्स अर्लियर चैप्टर्स में कवर कर आए हैं। बट दी विड्थ ऑफ दी बार रिमेन्स सेम, लेकिन जो चौड़ाई है बार की वो सेम रहेगी। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाना चाहूंगी। मान लो हम ये देख रहे हैं कि क्लासेस 9th 10th 11th 12th नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। सपोज करो 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 11th में 60 हैं, 12th में भी 60 हैं। हमें कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ है। अगर हमने इसे बार डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो देखो, ये चीज बता रहे हैं कि ड्यू टू दी वेरिएशन इन दिस डेटा, हमारी जो लेंथ ऑफ दी बार है वो चेंज हो सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती हैं, वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन
जो विड्थ ऑफ बार होगी वो सेम रहेगी। जैसे अगर मैं इसे ग्राफ पे बनाऊं तो मान लो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 कुछ इस तरह से अगर मैं लाइन अप करूं तो 9th क्लास में 30 स्टूडेंट्स है ना, तो एक बार डायग्राम 1 2 3 30 यहां तक ऐसे बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो 10th क्लास के 50 स्टूडेंट्स हमने बताने हैं कि 10th क्लास में 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 यहां तक आ रहा है ना 50, तो हम जो नेक्स्ट बार डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट बार जो बनाएंगे वो थोड़ी सी स्पेस देकर कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो देखो लगभग ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है ये वाली, वो सेम है। तो आपको यहाँ पर ये कहने जा रहे हैं कि लेंथ अलग हो सकती है लेकिन विड्थ जो है वो सेम ही होगी। आगे देखो आपको क्या बताया गया है, कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब होता है ऐसे, जो मैंने अभी अभी बनाया इस तरह के आकार में सीधी खड़ी रेखा, लेकिन जब इस तरह से लंबी लाइन, लिटी हुई लाइन हम बना देते होते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा। जिस तरह से मैंने ये ऊपर वाली शेप पहले बनाई थी, तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें हॉरिजॉन्टल शेप में तो बार डायग्राम को हॉरिजॉन्टली भी प्रेजेंट किया जा सकता है। मैं आपको कुछ फर्दर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जिसके जरिए आपको ये और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपको जो नेक्स्ट फीचर बताया गया है वो है कि देयर शुड बी इक्वल गैप बिटवीन बार्स। ये देखो यहाँ गैप था, उसके बाद जो अगली बार डायग्राम मैंने बार बनाई है वो थोड़ा सा गैप देकर, लगभग उतने का ही गैप देकर बनाई है। जब हम 11th क्लास के लिए भी लाइन अप करेंगे, 60 तक लेकर जाएंगे, तो बीच में उतना ही गैप रखा जाएगा जितना इन दोनों बार्स के बीच में गैप रखा गया है। तो इसलिए इक्वल गैप होता है बिटवीन बार्स। आगे देखो आपको क्या कहा गया है, बार्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन सेम बेस लाइन। देखो ये एक ही लाइन है ना, नीचे वाला एक्स एक्सिस, तो मैं इसी एक आधार के बेसिस पर अपने बार्स बना रही हूँ। ये तो नहीं कि मैंने 10th क्लास के लिए अलग डायग्राम बनाया है, 11th के लिए मैं अलग बनाऊंगी, 12th के लिए को शो करने के लिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगी। नो, बेस लाइन एक्स एक्सिस वाला नॉर्मली हम ग्राफ पर ही बनाते हैं ये, तो एक्स एक्सिस पर ही हम बाकी जितना भी हमारा डेटा है उसे प्लॉट करेंगे डिफरेंट बार्स बनाकर। तो इसलिए बेस लाइन जो है, आधार रेखा जो है वो सेम रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो एक और अच्छी बात आपको बता रखी है कि अगर हम चाहें तो हम अपनी बार्स में अलग अलग कलर्स फिल कर सकते हैं, जिस तरह से कलरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी हो जाएगी। 10th क्लास के लिए अलग कलर कर दिया, 12th के लिए अलग कर दिया, या हम एक ही तरह से प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताने के लिए हम इस तरह से अलग अलग बार्स और बीच में उनके रंग भर सकते हैं। आगे देखो आपको क्या कहा गया है कि डेटा में बी प्रेजेंटेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ देयर इज नो स्पेशल सीक्वेंस। ये देखो ये थोड़ा सा एक आपको कहूंगी कि आपको एक पॉइंट बता रखा है कि इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये कंसेप्ट फॉलो करना है कि अगर हमें कोई स्पेशल सीक्वेंस नहीं बता रखा, जैसे कई बार होता है ना कि हमें ईयरली बेसिस पर इंफॉर्मेशन बता रखी होती है, 2008 में ये है, 2009 में इतना डेटा है हमें बता रखा, 2010 में इतना, तो हम 8 के बाद 10 को पहले नहीं शो कर सकते, हमें 8 के बाद 9 को ही शो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 के बाद 10 को। तो एक सीक्वेंस हमें दे रखा है, तो इसलिए हम अपनी मर्जी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकते। या एक और बात कहूंगी कि हम 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये भी तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही है एक तरीके से। तो इसलिए अगर कोई स्पेशल एम्फेसिस हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज को, जो वेरिएबल्स हमें दिए हुए होते हैं, इनको ध्यान में रखकर हमें ऐसा करना होता है। अगर इन्हें स्पेशल सीक्वेंस दिया हुआ है इनका कोई, जैसे 9th, 10th, 11th, 12th, अब मैं अपनी मर्जी से, ये तो जैसे मैंने बनाया ही असेंडिंग ऑर्डर में हुआ था, मान लो यहाँ पर अगर मैं 40 कर देती, 11th क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ऐसे नहीं करना था कि मैं पहले 30 वाला डायग्राम बार बना दूं, फिर 40 वाला बनाऊं, फिर 50 वाला बनाऊं, फिर 60 वाला, नहीं, क्योंकि मेरे क्लास का सीक्वेंस कहता है कि पहले 9th क्लास शो होनी चाहिए, फिर 10th शो होनी चाहिए, फिर 11th शो होनी चाहिए, एंड देन 12th होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है
कि ये जितना भी मैंने आपको बार डायग्राम का अभी तक मीनिंग बताया और जो भी आपको अभी तक इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए वो आपको जरूर क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें है कि हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स हो सकते हैं जिसके जरिए हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप ऑफ बार डायग्राम्स में जो हमारे पास है वो है सिंपल बार डायग्राम, यानी कि सरल दंड आरेख। These diagrams represent the numerical fact of only one variable। जब सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में हमें बताया गया हो, जब सिर्फ एक के बारे में, जैसे देखो अभी जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी है, मान लो मैं उसमें से सिर्फ 11th और 12th के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो मैंने सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11 और 12 की आपको सेग्रीगेशन करके बताई कि 11th में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और 12th में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो सिंपल बार डायग्राम कहलाया जाएगा। लेकिन आपको पता है ना कि +1 में आर्ट, कॉमर्स, साइंस इस तरह की सेग्रीगेशन भी होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस बच्चे सिलेक्ट कर सकते होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया, मतलब सिर्फ मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिए, मैंने आगे फर्दर नहीं डिवीजन की कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, कितने कॉमर्स में है, कितने साइंस में है, जब इस तरह का कोई डिवीजन नहीं किया गया, सिर्फ एक ही वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह की बार डायग्राम्स को सिंपल बार डायग्राम्स कहा जाता है। यह आरेख एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों द्वारा, यानी कि बार्स के द्वारा प्रस्तुत करता है। अब जल्दी से इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले एक ये एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट की गई है कि आपको इस फॉलोइंग टेबल के जरिए, ये टेबल है ना, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है। अब इस टेबुलर प्रेजेंटेशन के आधार पर आपको कहा गया है कि बर्थ रेट दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, आपने इन आंकड़ों के आधार पर सरल दंड आरेख यानी कि सिंपल बार डायग्राम बनानी है। तो देखो, बिल्कुल इस तरह से बार डायग्राम बनेगी। ये ईयरली बेसिस के आधार पर हमने एक्स एक्सिस पर ये ईयर शो कर दिए, 51 to 60, देन 61 to 70 जो आपको यहाँ पर दिए हुए थे। बिल्कुल इसी तरीके से अब जो ये हमें अलग अलग बर्थ रेट्स दिए हुए हैं, देखो हर एक बर्थ रेट के लिए अलग अलग बार बन गई है। और आप देख सकते हो कि जो अभी अभी मैंने आपको फीचर्स बताए कि कलरफुल प्रेजेंटेशन हो सकता है, गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए, लेंथ अलग हो सकती है लेकिन विड्थ सेम होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया है। एंड वन थिंग मोर, देखो ये वर्टिकल है, मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिकल मतलब जब इस तरह से खड़ी रेखाएं बनाई जाएंगी, खड़ी बार्स बनाई जाएंगी तो हम उसे वर्टिकल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो ये देखो, ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन की गई है, वर्टिकल फॉर्म में एक सिंपल बार डायग्राम बनाई गई है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को यानी कि बर्थ रेट को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस प्रेजेंट किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है। देखिए, जैसे इस डायग्राम में हमें हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं, बच्चों के ग्रुप्स बता रखे हैं ए से लेकर एफ तक, आपको मार्क्स बता रखे हैं और हमने इसे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम के अंडर प्रेजेंट करना है। तो देखो, हमने बहुत ही आसानी से प्रेजेंट किया हुआ है। ए, बी, सी एंड डी से लेकर एफ तक हमने सब लिख लिया, ये स्टूडेंट्स की कैटेगरी। अब अंक हमें दिए हुए हैं, मार्क्स हमें दिए हुए हैं, वो हमने एक्स एक्सिस पर लिख लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स हम स्टूडेंट्स की कैटेगरीज में अलग अलग डिविजन्स, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार है तो कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरह, इस शेप की जो इधर की तरफ मूव कर रही हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम प्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम कौन सी है। अब देखो, जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है मल्टीपल बार डायग्राम्स यानी कि बहुगुणी दंड आरेख। अब देखो, मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है, बहुगुण, जिसमें हम एक से ज्यादा या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा के फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस तरह की डायग्राम्स को हम
मल्टीपल बार डायग्राम्स बोलते हैं। सो दीज डायग्राम्स या दीज बार डायग्राम्स रिप्रेजेंट 2 or more sets of interrelated data which facilitates the comparison between more than one phenomenon। जब हम दो से ज्यादा इंटर रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम के जरिए तो होगा क्या, हम उन दोनों के बीच में, दो या दो से ज्यादा जितना भी हम मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं उन सबको हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। दो या दो से अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं ताकि आंकड़ों को तुलना करने के लायक यानी कि तुलना के योग्य बनाया जा सके। तो अब इसकी भी एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखो, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखी थी उसमें सिर्फ बर्थ रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेटा गिवन था, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें सेंसस रिपोर्ट के आधार पर हमें दोनों बता रखे हैं, बर्थ रेट भी बता रखे हैं और डेथ रेट भी बता रखे हैं। तो इसके बेसिस पर हमें बहुगुणी दंड आरेख यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखो कुछ इस तरह से, देखो बाकी सब रूल्स वही हैं कि सेम गैप है, विड्थ सेम है, लेंथ अलग हो सकती है, विड्थ सेम होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सेम बिल्कुल उसी तरीके सही है। लेकिन बस इसमें फर्क क्या है कि हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इस वर्ष में हमें जन्म दर भी बता रखा है और मृत्यु दर भी बता रखा है, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बता रखे हैं। तो हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग कलर से करेंगे। और ये देखो, जो लाइट कलर है वो बर्थ रेट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो डार्क कलर है वो डेथ रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपैरिजन भी हो सकता है, ऐसे भी कंपैरिजन हो सकता है कि 1921 और 30 में बर्थ रेट ज्यादा था या डेथ रेट कम था, और इस तरह से भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है 1921 टू 30 से लेकर 2009-10 या जो अब हमारे करंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस हमें इकोनॉमी में, या यूं कह लो कि जो भी हमारे देश में हॉस्पिटल्स या जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो इनके आधार पर पता लगाया जा सकता है ना। तो इसलिए इस तरह से जब हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी है सब डिवाइडेड या डिफरेंशियल बार डायग्राम, यानी कि जब हम उप विभाजित करते हैं, मतलब इन बिटवीन ही और डिवीजन कर देते हैं, या अंतर विभक्त, मतलब उसी बार डायग्राम में अलग अलग डिफरेंट क्या हमें पॉइंट्स बता रखे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं। जब हम इस तरह से डिफरेंशिएशन कर एक ही बार डायग्राम में, एक ही बार में अलग अलग सब कंपोनेंट्स एक तरीके से शो कर देते हैं, तो उसे हम कौन सी बार डायग्राम कहते हैं? सब डिवाइडेड या डिफरेंशियल बार डायग्राम कहते हैं। सो दीज बार डायग्राम्स रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज द सब वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, मतलब ये किसी तथ्य के कुल मूल्य को भी दर्शाता है और उसी कुल मूल्य में उप विभाजन कर भी हमें प्रस्तुत करता है कि जो इन बिटवीन और सब कैटेगरीज हैं वो क्या कहती हैं, कि उनके पॉइंट्स, उनके न्यूमेरिकल डेटा या फैक्ट्स जो हैं वो क्या है। जैसे देखिए, हमें ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन बता रखी है जिसमें हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होती है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस होती है और टोटल प्रोडक्शन कितना है, ये तीन कंसेप्ट्स बता रखे हैं। अब हमने अगर इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करना हो तो देखो कुछ इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम टोटल भी बता रहे हैं। देखो, ये कुल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यहां तक वाली हाइट, जिसमें से जो ये 46 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। देखो यहाँ पर हमें 46 ही बताया गया था ना, जल बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाली, और ताप वाली जो है यानी कि थर्मल वाली जो है वो 64 थी। तो कुछ इस तरह से कि टोटल भी रिप्रेजेंट हो गया और जो उनके सब कंपोनेंट्स हैं कि इसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इतनी है और थर्मल इतनी है, इसमें हाइड्रो इतनी है और थर्मल इतनी है। तो इस तरह से हम, फिर से मैं कहूंगी कि क्योंकि हम मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक भी साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंपैरिजन करना और ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी रेस्ट सेम वही है कि लेंथ अलग हो सकती है, विड्थ सेम होनी चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए।
देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट बार डायग्राम की टाइप है वो है परसेंटेज बार डायग्राम, यानी कि प्रतिशत के जरिए जब हम दंड आरेख बनाते हैं तो उसे परसेंटेज बार डायग्राम बोलते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है। इन दीज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। देखो नाम से ही पता चल रहा है। तो जब हम डायग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं और इस डायग्राम में जो हमारा डेटा है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, परसेंटेजेस की फॉर्म में। फर्स्टली सबसे पहले आपको ये बात बतानी जरूरी है कि इन बार डायग्राम्स में जो लेंथ ऑफ द बार है वो 100 के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना 100% परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 100 आता है सबसे पहले। तो इसका मतलब ये एक ऐसी बार डायग्राम है जिसमें लेंथ जो है वो सेम रहती है, जिसमें विड्थ के साथ साथ लेंथ भी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल लेंथ रहेगी, सबकी 100 लेंथ रहेगी। अब आगे जब डेटा को और रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, तो जो डेटा होता है उसे आगे फर्दर, मतलब ये जो हमने लेंथ 100 वाली बनाई है इसे आगे फर्दर क्या किया जाता है, सब डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें? इनटू दी प्रोपोर्शन ऑफ दी परसेंटेजेस ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मतलब जो हम मेन सब कंपोनेंट्स शो करने जा रहे हैं उन कंपोनेंट्स को हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेना है कि अगर टोटल 100% है तो इसमें से कितना ए का परसेंट है, कितना बी का परसेंट है, कितना सी का परसेंट है। फिर उस परसेंटेज के आधार पर उस 100 वाली लेंथ में हमने डिवीजन कर कर दिखाना होता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस तरह से परसेंटेज बार डायग्राम प्रेजेंट किया जा सकता है। देखो जैसे आपको एक ये टेबुलर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि आपको 2007-8 और 8-9 के दौरान का हमें एक तरीके से एनडीपी बता रखा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना है। सिंपल सी बात, आप ये मान के चलो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर के बारे में तो पता ही है। तो आपको 2007 की इन्फॉर्मेशन और 2009 की इन्फॉर्मेशन और ये टोटल इस तरह से बता रखा है। अब देखो ये फिगर्स काफी भारी भरकम है। इन फिगर्स को अगर हम हमारे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, या मैं सिंपल सी बात कहूं अगर हम ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहें तो इनके पॉइंट्स लगा पाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन में क्या किया जाता है, परसेंटेज बार डायग्राम का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, देखो परसेंटेजेस कैलकुलेट की जाएंगी। जैसे ये देखो यहाँ आपको बता रखा है कि जो ऊपर आंकड़े हमें दिए हुए हैं इन्हें हमने सबसे पहले परसेंटेज की फॉर्म में व्यक्त करना है। मैंने आपको यही बताया कि इन्हें परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लो। देखो जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो अपने आप इनका टोटल जो परसेंटेज वाला होगा वो 100 के बराबर आ जाएगा, जिससे हमने कहा था कि लेंथ 100 रहेगी। ये देखो यहाँ 100 आ गया टोटल और यहाँ पर भी इस ईयर का भी टोटल 100 आ रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया है, देखो आपको प्राइमरी डेटा की प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन 66575 दी हुई है। तो आप परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस रिस्पेक्टिव सेक्टर की परसेंटेज आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय इट्स टोटल, जो आपको ये दिया हुआ है कुल वाला 36,47,041। तो जब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 18.3। जैसे मान लो ये 10 है, ये 20 है और ये मैं कहूं फिर से 20 है मान लो, ठीक है। अब इसका टोटल कितना है, ये 50। अब अगर इसको हमने कैलकुलेट करना हो परसेंटेज की फॉर्म में तो 10/50 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंटेज निकल आएगा हमारे पास, 20%। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का 20% हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सेकेंडरी का कैलकुलेट करेंगे तो 20/50 मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सी बात, 2 का आ गया, 50 से कट हुआ 40%, फिर ये 40। अब ऐड करो, देखो परसेंटेज का टोटल 100 ही आ रहा है ना हमेशा। तो इसी तरह से हमने इन में भी जो ये फिगर्स हमें दी हुई थी इनकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। तो प्राइमरी सेक्टर का 18.3, सेकेंडरी सेक्टर का 22.6, देन टर्जरी सेक्टर का 59.1। ये आ गया 2007 से 8 वाले का परसेंटेज। बिल्कुल इसी तरीके से हम 8-9 वाले का कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से हमें कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा।
अब मुद्दे की बात आती है कि ये क्यों कैलकुलेट किया हुआ है। संचयी प्रतिशत, जिसे हम कहेंगे कि एक तरीके से ये परसेंटेजेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की या समझाने की जरूरत है आपको कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्योंकि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में ये समझा है कि ये 18.3, देन 18.3 में 22.6 ऐड कर देंगे, देन उसमें ये फिर से 59.1 ऐड कर देंगे, तो देखो लास्ट बराबर आ रहा है टोटल के। तो कुछ इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीके से यहां पर कैलकुलेट की गई है, जिसे यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बजाय क्यूमुलेटिव परसेंटेज बोल दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसे हमने बेसिकली परसेंटेज बार डायग्राम के अंडर स्टडी करना है, वो कैसे होगा। देखो 100 सेम है, बराबर है, तो यहां 100 आ गया, दोनों की लेंथ सेम हो गई, दोनों की विड्थ भी सेम रखी गई है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से कि संचयी क्यों कैलकुलेट करनी पड़ी थी। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले हमने सेकेंडरी शो कर दिया कि 100 में से 2007-8 में 100 में से 18.3% प्राइमरी सेक्टर का है, तो 18.3 हम यहां शो कर देते। फिर आपको नेक्स्ट लेना था ना 22.6, जो सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता, तो वो आप यहां से शुरू कर 22.6 काउंट करोगे, तो बजाय कि आप यहीं पर ही पॉइंट पता लगा लो कि यहां पर पॉइंट आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, और दोनों का डिफरेंस अपने आप सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहां पर इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की तरह क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली गई हैं। उसके बाद इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जैसे मैं कहूंगी कि 18.3 पॉइंट पहला वो प्राइमरी सेक्टर का है, उसे अलग कलर से डिनोट किया गया है। देन उसके बाद 40.9 तक जब हम लगाएंगे मार्क, और 18.3 तक वाला तो प्राइमरी वाला था, तो ये जो डिफरेंस है वो सेकेंडरी वाला बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से रेस्ट जो रिमेनिंग 100 तक बचा वो टर्जरी सेक्टर का पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम 8-9 वाले ईयर के लिए डिवीजन कर देंगे। तो यहां हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 100 में कन्वर्ट कर लिया, हमने परसेंटेजेस की फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट किया, हमने एक्चुअल वैल्यूज नहीं ली, तो इसीलिए इसे परसेंटेज बार डायग्राम बोला जाता है। फिर से मैं कहूंगी लेंथ, इस बार ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ बार डायग्राम है जिसमें लेंथ भी सेम रही है, विड्थ और जो गैप वाला कंसेप्ट है वो फिर से वही बिल्कुल का बिल्कुल जैसे आपको पहले बताया गया वही सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा ये सेशन रहा, जिसमें मैंने आपको बार डायग्राम क्या होती है और कितनी तरह की बार डायग्राम्स होती हैं ये बताया, ये आपको जरूर क्लियर हुआ होगा, जरूर समझ में आया होगा। एक टॉपिक हमारे पास बचा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, जिसे हम पाई चार्ट भी बोल सकते हैं या पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।